अब हम आपको ये बताएंगे कि इस बार के लोकसभा चुनाव इतने लंबे और इतने गर्म क्यों हैं, और क्या इस बार चुनावों की डेट शीट तैयार करते हुए चुनाव आयोग से कोई गलती हुई है। क्योंकि देखिए, पूरे देश में यह बहस चल रही है कि पहले फेज के चुनाव में इतना वोटर टर्नआउट है, वोटिंग इतनी कम क्यों रही, लोग अपने घरों से निकले क्यों नहीं। कल यानी 26 अप्रैल को दूसरे चरण में देश के 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिनमें 20 सीटें अकेले केरल से हैं। और पिछली बार केरल में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। अगर केरल की सीटों को हटा दें तो पिछली बार दूसरे चरण की 68 में से 53 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी, और इस चरण में उसने सबसे शानदार प्रदर्शन किया था। जबकि कांग्रेस के लिए भी यह चरण सबसे महत्वपूर्ण था। पिछली बार 2019 में कांग्रेस ने जो 52 लोकसभा सीटें जीती थीं, उनमें से एक तिहाई यानी 18 सीटें कांग्रेस पार्टी ने इसी दूसरे चरण में जीती थी। और इसीलिए कल होने वाली वोटिंग कांग्रेस के लिए भी बहुत अहम है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि कल जहां जहां वोटिंग हो रही है, उनमें से बहुत सारी सीट ऐसी हैं जहां जो मुस्लिम बाहुल सीट मानी जाती है। और जैसा कि अभी तक पोजीशन आपने देखी है, वो यही है कि कांग्रेस लगातार माइनॉरिटीज और मुसलमानों के प्रति जो राजनीति करती आ रही है, हो सकता है कि कांग्रेस को कल उसका लाभ मिले। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि क्या पहले चरण की तरह भीषण गर्मी का असर कल होने वाली वोटिंग पर भी पड़ सकता है। क्या पहले की तरह कल भी कम वोटिंग होगी पिछले चुनाव के मुकाबले। क्या कल भी लोग घरों से नहीं निकलेंगे, लॉन्ग वीकेंड पर चले जाएंगे। पहले चरण में जब ज्यादातर सीटों पर अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच था, तब देश में 2019 के मुकाबले 3.8% वोटिंग कम हुई थी। लेकिन कल जिन 13 राज्यों के 18 सीटों पर वोटिंग होगी, वहां पहले चरण से भी ज्यादा भीषण गर्मी हो सकती है और अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच होने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार। और यह भीषण गर्मी दूसरे चरण में भी मतदान की गति को प्रभावित कर सकती है। मौसम विभाग के अनुसार कल पश्चिम बंगाल में अधिकतम 43, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 42, बिहार और राजस्थान में 41, कर्नाटक, केरल और उत्तर प्रदेश में अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की संभावना। यानी इन सब जगहों पर काफी गर्मी होगी और पहले चरण के मुकाबले 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कल ज्यादा होगा। और इस भीषण गर्मी की वजह से अब चुनाव आयोग ने दूसरे चरण में बिहार की बांका लोकसभा सीट पर वोटिंग का समय 2 घंटे बढ़ा दिया है। और अब बांका में गर्मी की वजह से लोग शाम 5 बजे की बजाय शाम 7 बजे तक वोट डाल पाएंगे। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि बाकी के चरणों में बिहार की दूसरी सीटों पर वोटिंग का समय बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे जिन राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है, क्या वहां भी चुनाव आयोग को वोटिंग का समय नहीं बढ़ाना चाहिए। वर्ष 1951-52 के बाद भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है जब लोकसभा के चुनाव 44 दिनों में संपन्न होंगे। 44 दिन तक चलेंगे और यह सबसे लंबा चुनाव है। यह चुनाव जून तक खिंचने वाला है। और यह बात इसलिए हैरान करती है क्योंकि वर्ष 2014 में जब 10 चरणों का यानी 10 फेज में लोकसभा का चुनाव हुआ, तब वो चुनाव 36 दिनों में समाप्त हो गया था। यानी 10 फेज का चुनाव 36 दिन में। लेकिन इस बार 7 चरणों का चुनाव कराने में चुनाव आयोग ने 44 दिन ले लिए हैं। और इस बार के चुनाव में यह एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है, जिसमें अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं। आप जरा देखिए कि आंकड़े क्या कहते हैं। अब देखिए, ये लोकसभा चुनाव कब कब हुए हैं और हमने ये 3 चुनाव आपके सामने उनका आंकड़ा लिया है। 2014 में 10 चरणों में चुनाव हुआ था। चरण के हिसाब से 10 फेजेस थे। 7 अप्रैल को शुरू हुआ था और 22 मई को खत्म हो गया था। 12 मई को, माफ कीजिएगा, 12 मई को खत्म हो गया। अब देखिए, इस बार 2014 में 7 अप्रैल को शुरू हुआ, इस बार हम 19 अप्रैल को शुरू कर रहे हैं। तो पहले ही यहां कितनी देर लगा दी। और 12 मई को तो यह चुनाव खत्म हो गया था। कितने दिन चला? 36 दिन, 36 डेज। अब देखिए, 2019 पिछला चुनाव, यह 7 चरण में हुआ था और 11 अप्रैल को शुरू हुआ था और 19 मई को खत्म हो गया था। और यह 39 दिन तक यह चुनाव चला था, 39 डेज। तो पहला चला 2014 का 36 दिन, फिर चला 39 दिन, और अब देखिए इस बार यह है 2024 का चुनाव जिसमें अब हम अभी हैं। यह भी 7 चरण का ही है।
19 अप्रैल को शुरू हुआ और 1 जून तक ये चलेगा। कितने दिन? 44 दिन। 44 दिन बहुत बड़ा समय होता है और बात आज यही हो रही है कि अगर 2014 में हम 36 दिन में चुनाव करा सकते थे 10 चरणों का, तो 2024 में हम 44 दिन तक क्यों खींच रहे हैं? 1 जून भारत में ये ऐसा समय है जहां पर लोग अपने सारे काम टाल देते हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकलते। तो यहां आप देखिए, अब इस बार के चुनाव में बहुत ये लंबे हैं, बल्कि इस बार 2 चरणों के बीच वोटिंग का अंतर भी सबसे ज्यादा है। अब आपको मैं वोटिंग का अंतर दिखाता हूं, देखिए। अब यहां अगर आप देखेंगे, ये 2014 का चुनाव है और इसमें अंतर देखिए वोटिंग के कितने आ रहे हैं। 2 दिन, 1 दिन, 1 दिन, 1 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 6 दिन, 7 दिन, टोटल मिलाकर अगर आप देखेंगे ये है। और औसत अगर देखें, 2 चरणों के बीच में जो अंतराल है उसका औसत है 3.9 दिन, 4 दिन मान सकते हैं आप, यानी हर चौथे दिन चुनाव हुआ, हर चौथे दिन वोटिंग हुई 2014 में। इसीलिए ये जो है जल्दी खत्म हो गया था। अब देखिए 2019 में जो अंतराल है, 2 फेजेस के बीच में जो अंतराल है औसत, वो हो गया 6.3 दिन। यहां देखिए 7 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7, 6, 7, ये अलग अलग फेजेस के बीच में कितने दिनों का गैप दिया जा रहा है, ये वो है। और अब देखिए 2024, इसमें पहला 19 अप्रैल को हुआ, 7 दिन का गैप, अब अगला 26 अप्रैल को होगा, फिर 11 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 7 दिन, और औसत जो गैप है, जो अंतराल है 2 फेजेस के बीच में, वो है 7.2 दिन। ये औसत अंतर है 2 फेजेस के बीच में। इससे आप ये समझ सकते हैं कि इस बार का जो चुनाव है ये कितना लंबा होने वाला है। और तीसरे चरण में जब 7 मई को वोटिंग होगी, तब गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाएगी। और आप सोचिए कि 1 जून को क्या स्थिति होगी। ये कितनी बड़ी बात है। और कल जब दूसरे चरण में 88 सीटों पर वोटिंग होनी है, तब हम आपको विरासत टैक्स पर हो रहे राजनीतिक संघर्ष का एक पहलू और दिखाना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने विरासत टैक्स पर एक जमाने में खुद क्या कहा था। आज वो उसका बचाव कर रहे हैं, लेकिन अब तो जयराम रमेश खुद ही, अभी आप देख पाएंगे, वो खुद भी इस टैक्स की पैरवी कर रहे थे। देखिए, transfer of assets to all private trusts will come under the ambit of taxation. Now we know in this country that private trusts are an instrument of transferring assets to succeeding generations. And I actually welcome this because ever since the abolition of estate duty in 1985, there has been a growing realization that India needs to move towards an inheritance tax. The number of millionaires, billionaires is increasing, inequality is increasing just as poverty is declining,